हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारे वीडियो जीएस टेस्ट पेपर 176 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था उसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सा सही है। आपके ऑप्शन है, पहला है इट प्रोवाइड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियन। तो उन्होंने एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था एंग्लो इंडियंस के लिए, यानी वो इंडियन जो कि मतलब फादर या कोई मदर कोई दूसरे जगह का है और एक इंडिया का है, और यूरोपियंस को। सेकंड है इट इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शंस इन इंडिया, यानी इसी के मदद से जो डायरेक्ट इलेक्शंस है यानी वो इलेक्शंस जिसमें आम जनता अपना प्रतिनिधित्व चुनती है, तो वो स्टार्ट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट पोलर बियर्स may become extinct by 2100 if greenhouse gas emissions are not checked. In this context consider the following statement. तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हालिया जो रिपोर्ट आई है उससे हमें ये पता चला कि जो पोलर बियर्स है वो लगभग 2021 तक सब मतलब चले जाएंगे, एकदम गायब हो जाएंगे। सॉरी 2100 तक, 2100 तक सब गायब चले जाएंगे, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैस है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है। अगर उसको चेक नहीं करेंगे तो ऐसा हो सकता है। तो उसी के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है पोलर बियर इज अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज एज पर द IUCN रेड डेटा बुक। तो जो पोलर बियर है हमारा वो जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर है, तो उसमें जो रेड डेटा बुक है उसमें ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। सेकंड है दे आर नॉट फाउंड नेचुरली इन दी आर्टिक एंड अंटार्कटिका। तो ये नेचुरली आर्टिक और अंटार्कटिका में नहीं मिलते, कहने मतलब ये इनको यहाँ ला के रखा जाता है बट ये नेचुरली यहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, नीदर 1 नॉट 2, यानी दोनों स्टेटमेंट गलत है। जो पोलर बियर है वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड में नहीं बल्कि वुलनरेबल कैटेगरीज में है। और सेकंड है कि दे आर नेचुरली फाउंड इन आर्टिक नॉट अंटार्कटिका। जैसा आप सबको पता है कि अंटार्कटिका में पोलर बियर नहीं बल्कि पेंगुइन्स पाए जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग नेशनलिस्ट वर द मॉडरेट्स। तो अगर हम आधुनिक भारत इतिहास की बात करें तो कौन इनमें से नरम दल से था, आपको बताना है। आपका ऑप्शन पहला है अरबिंदो घोष, सेकंड है फिरोज शाह मेहता, थर्ड है गोपाल कृष्ण गोखले और फोर्थ है लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर है बी, 2 और 3 ओनली, यानी कि हमारे जो फिरोज शाह मेहता थे और गोपाल कृष्ण गोखले थे ये लोग मॉडरेट से यानी कि नरम दल से बिलोंग करते थे। बाकी जो अरबिंदो घोष है और लाला लाजपत राय दोनों गरम दल से बिलोंग करते थे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स मैच द फॉलोइंग। एक तरफ पार्ट ऑफ आई एक तरफ फंक्शन है, यानी आँख के कुछ जो हिस्से होते हैं वो दिए हैं और वो क्या काम करते हैं दूसरी तरफ वो है। तो आपका पहला ऑप्शन है कॉर्निया, इसका काम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इंटरिंग द लाइट, जो भी लाइट आती है आंखों पे उसको रिफ्रैक्ट करने का काम करती है। सेकंड है प्यूपिल, फंक्शन है रेगुलेट्स एंड कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इनटू द आई, यानी जितना भी लाइट आता है आंख में तो उसको रेगुलेट और कंट्रोल करता है। थर्ड है रेटिना, फंक्शन है इमेज फॉर्मेशन, यानी जो भी इमेजेस हम देखते हैं तो उसका फॉर्मेशन रेटिना करता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, 1, 2 और 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, एपिहीलियन इज द पोजीशन ऑफ। एपिहीलियन एक वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो ये किस पोजीशन को बताता है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है डी, अर्थ व्हेन इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन, यानी जब अर्थ सन का चक्कर लगाता है, सूर्य का जब परिक्रमा करता है तो उस समय जब वो सबसे ज़्यादा दूरी पे होता है तो उसको एपिहीलियन बोलते हैं।
और ठीक इसका अपोजिट जब वो सबसे करीब होता है तो उसको पेरिहीलियन बोलते हैं। इसी तरह चंद्रमा के लिए भी एपोगी और पेरोगी वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, NASA is planning to launch a mission called Astros in 2023. What does the mission aims at? तो नासा अभी हाल ही में तैयारी है एक मिशन लॉन्च करने के लिए, इसका नाम एस्ट्रोस है, जो कि 2023 में लॉन्च होगा। तो मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है सी, स्टडिंग वेवलेंथ ऑफ इनविजिबल लाइट टू स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी एंड जायंट स्टार। तो एक तरीके की जो वेवलेंथ्स हैं, जो इनविजिबल लाइट्स हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सीज में, ये जो जायंट स्टार है, बड़े बड़े तारे हैं, तो उनके बारे में पढ़ने के लिए ये मिशन लॉन्च किया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विद रेफरेंस टू द फोक डांस इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो मैच द फॉलोइंग है फोक डांस, जो कि लोकल डांस है इंडिया के जगह जगह के, तो आपको बताना है उसके संदर्भ में कौन सा सही है। एक तरफ डांस फॉर्म और एक तरफ एसोसिएटेड स्टेट है, यानी वो डांस कहाँ से आती है आपको बताना है। पहला है कच्ची घोड़ी, एसोसिएटेड स्टेट है राजस्थान। सेकंड है डोलू कुनीथा, ये है त्रिपुरा। और थर्ड है होजागिरी, ये आपका कर्नाटका। तो इसका सही आंसर है ए, वन ओनली से पहला सही है। जो डोलू कुनीथा है ये कर्नाटका से है। डोलू का मतलब होता है ड्रम और कुनीथा का मतलब होता है डांस कन्नड़ भाषा में। वहीं जो सेकंड कच्ची घोड़ी की बात करें तो ये राजस्थान से, मणिपुर से नहीं, एक ट्राइबल डांस है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेन होते हैं यानी कि जो मेल कम्युनिटी है, तो वो एक कॉस्ट्यूम पहनती है जो कि एक घोड़े के शेप का होता है, और ऐसा देखने में लगता है कि वो आदमी उस घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ। यानी बड़े से छोटे में, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ फ्रेश वाटर साफ पानी पाया जाता है, फिर कहाँ, तो इस तरह से आपको अरेंज करना है। आपके ऑप्शन पहला है ग्राउंड वाटर, सेकंड है पोलर आइस केप, और थर्ड है हमारा सरफेस वाटर। तो उसका सही आंसर है बी, 2, 3 एंड 1। यानी सबसे ज़्यादा जो फ्रेश वाटर है पीने का पानी वो पोलर आइस पे है, फिर आपका ग्राउंड वाटर है, और तब आपका आता है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर इसलिए कम होता है क्योंकि इवापोरेशन जनरली होता है कि इवापोरेशन होके वो पानी निकल जाता है। पोलर आइस आप सबको पता है कि जब पानी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ज़्यादा होल्ड करता है। और जो ग्राउंड वाटर है नॉर्मल है कि बारिश वगैरह में ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इसलिए कई सारे जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में लोकल नेम से स्टार्ट किए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, Which of the following statements are correct with respect to the non-performing asset? एनपीए के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है अ लोन इज कंसिडर्ड एनपीए इफ ईदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हैज बीन ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। यानी लोन एक मतलब एनपीए का ऐसा लोन है जो कि अगर प्रिंसिपल और उसका जो इंटरेस्ट है, तो जब वो 90 दिन से ज़्यादा के लिए ड्यू हो जाता है, यानी पे नहीं हो पाता है, तो उसको मतलब एनपीए बोलते हैं। सेकंड है एनपीए इंक्लूड्स रिस्ट्रक्चर्ड लोन एंड रिटर्न ऑफ असेट्स। यानी एनपीए में, नॉन परफॉर्मिंग असेट में, जो रिस्ट्रक्चर्ड लोन है वो लोन जिसको दोबारा मतलब कम ब्याज दर पे या किसी तरीके से पे ऑफ कर दिया जाता है, या वो असेट्स जिनको राइट ऑफ कर दिया गया यानी हटा दिया गया बुक ऑफ अकाउंट से, तो उनको बोलते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है ए, 1 ओनली, यानी कि पहला सही है, सेकंड गलत है। जो सेकंड वाला कह रहा है वो एनपीए का नहीं बल्कि स्ट्रेस्ड असेट का एक कह सकते हैं डेफिनेशन है, जिसमें एनपीएस वगैरह आती हैं, इसमें लोन्स और राइट ऑफ डेब्ट्स जितने भी हैं असेट्स, वो भी इसी में स्ट्रेस्ड असेट में आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉर्नवालिस कोड ऑफ 1793 प्रोवाइडेड फॉर। जो कॉर्नवालिस कोड था 1793 में, तो किस चीज़ के लिए था आपको बताना है। आपका ऑप्शन पहला है सेपरेटिंग रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस। कहने मतलब जो रेवेन्यू कलेक्शन है, पैसा जो कलेक्ट करने वाले डिपार्टमेंट था, उसको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस हटाने की बात की गई थी। सेकंड है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ
फौजदारी अदालत, जो फौजदारी अदालत है उसको स्थापित करने की बात की गई थी। थर्ड है इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ द हेड जजेस, तो जो इंडियन सिस्टम था जुडिशियल का, उसमें जो इंडियन जजेस थे उनको शामिल करने की बात कही गई थी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है A1 ओनली, से पहला सही है, सेकंड थर्ड गलत है। जो फौजदारी अदालत थी जो कि नायब नाजिम रियाज खान ने अबॉलिश कर दिया था, वॉज रिप्लेस्ड बाय ए कोर्ट ऑफ सर्किट हेडेड बाय यूरोपियन जजेस, तो ये हटा के एक सर्किट हेडेड यूरोपियन जजेस लगाई गई थी। मतलब इससे पहले फौजदारी अदालत थी, उसको हटा के ये लाया गया था यूरोपियन जजेस वाली। वही जो एंटायर जुडिशियल रिफॉर्म्स थी, कॉर्नवालिस स्पोक ऑफ वन थिंग, अ टोटल एक्सक्लूजन ऑफ इंडियंस फ्रॉम द होल सिस्टम। तो कॉर्नवालिस ने कहा था इस जो जुडिशियल रिफॉर्म के संदर्भ में कि जितना भी जुडिशियल रिफॉर्म है उसमें किसी भी तरीके से इंडियंस को नहीं रखा गया। लेस एम्बिगियस और अथॉरिटेरियन जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें सुपीरियर टोन में, रेशियल सुपीरियर टोन में रखने जाने की बात कही गई थी। वहीं अगर इंडियन जजेस के इंक्लूड की बात करें तो ये इल्बर्ट बिल में था, जिसको लॉर्ड रिपन ने लाया था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर जो 175 था उसका आपको क्वेश्चन ऑफ द डे बता देते हैं, मतलब उसका आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन नॉट बी यूज टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, एंड कौन सी जो मेजर्स हैं मतलब तरीके हैं जिनका इस्तेमाल नहीं होता इन्फ्लेशन कम करने के लिए। तो इसका सही आंसर है डी, रिड्यूसिंग रिजर्व रेपो रेट, यानी अगर रिजर्व रेपो रेट को हम कम करेंगे तो उससे हमारे इन्फ्लेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी वो इस्तेमाल नहीं किया जाता इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का जीएस टेस्ट पेपर 176 का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है Which one of the following statement does not apply to the system of subsidiary alliance introduced by the Lord Wellesley, यानी कौन सा सिस्टम सब्सिडियरी अलायंस में नहीं आता है जिसको लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था। आपका ऑप्शन पहला है टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट द अदर एक्सपेंस, यानी एक बड़े आर्मी की मतलब तैयार करना किसी दूसरे खर्च पे। सेकंड है टू कीप इंडियंस सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर, यानी इंडियंस को जो भी हिंदुस्तानी थे उनको बचाना नेपोलियनिक वॉर से, जो नेपोलियन बोनापार्ट था फ्रांस का, तो उसके मतलब आतंक से बचाने के लिए। थर्ड है टू सिक्योर अ फिक्स इनकम फॉर द कंपनी, यानी कि कंपनी के लिए एक फिक्स इनकम तैयार करने की बात थी। और फोर्थ यानी डी है हमारा टू स्टैब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर द इंडियन स्टेट, यानी जो ब्रिटिश पैरामाउंसी है तो उसको इंडियन स्टेट पे मतलब लाने की बात की गई थी, मतलब स्थापित करने की बात की गई थी। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।